आप सुन रहे हैं उपन्यास कटोरा भर खून भाग 12। खड़ग सिंह जब राजा करण सिंह के दीवान खाने में गए और राजा से बातचीत करके वीर सिंह को छुड़ा लाए, तो उसी समय अर्थात जब खड़ग सिंह दीवान खाने से रवाना हुए, तभी राजा के मुसाबों में स्वरूप सिंह चुपचाप खड़ग सिंह के पीछे पीछे रवाना हुआ। वहां तक आया जहां सड़क पर खड़ग सिंह और नाहर सिंह में मुलाकात हुई थी और खड़ग सिंह ने पुकार कर पूछा था कि कौन है? नाहर सिंह। स्वरूप सिंह उसी समय चौंका और जी में सोचने लगा कि खड़ग सिंह दिल में राजा का दुश्मन है, क्योंकि राजा के सामने उसने कहा था कि नाहर सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है और कैद करके अपने लश्कर में भेज दिया है। मगर यहाँ मामला दूसरा ही नजर आता है। नाहर सिंह तो खुले मैदान घूम रहा है। मालूम होता है खड़ग सिंह ने उसे दोस्ती कर ली है। लेकिन नाहर सिंह का नाम सुनते ही स्वरूप सिंह इतना डरा कि वहां एक पल भी खड़ा न रह सका। भागता और हाफता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा, क्या खबर है? तुम इस तरह बदहवास क्यों चले आ रहे हो? कहाँ गए थे? स्वरूप सिंह, खड़ग सिंह के पीछे पीछे गया था जी। राजा, किस लिए? स्वरूप, जिससे मालूम करूं कि वह कहाँ जाता और सच्चा है कि झूठा। राजा, तो फिर क्या देखा? स्वरूप सिंह, जी वह बड़ा ही भारी बेईमान और झूठा है। उसने आपको पूरा धोखा दिया और नाहर सिंह की गिरफ्तार करने के बाद भी बिल्कुल झूठ कही। नाहर सिंह खुले मैदान घूम रहा है, बल्कि खड़ग सिंह और उसमें दोस्ती मालूम पड़ती है। जिस मकान में दुश्मनों की कमेटी होती है, उसके पास ही खड़ग सिंह नाहर सिंह से मिला, जो कई आदमियों को साथ लिए वहां खड़ा था, और बातचीत करता हुआ उसके साथ ही कमेटी वाले मकान में चला गया। राजा, तुमने कैसे जाना कि ये नाहर सिंह है? स्वरूप सिंह, अरे खड़ग सिंह ने नाम लेकर पुकारा और दोनों में बातचीत हुई। राजा, क्या वीर सिंह को लिए हुए खड़ग सिंह वहां गया था? स्वरूप, नहीं, उसने वीर सिंह को तो अपने आदमियों के साथ करके अपने डेरे पर भेज दिया और आप उस तरफ चला गया था। राजा, तो बेईमान ने मुझे पूरा धोखा दिया। स्वरूप, बेशक। राजा, अफसोस, यहाँ अच्छे मौके पर आया था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त काम तमाम कर देता और किसी को खबर भी ना होती। स्वरूप, इस समय खड़ग सिंह नाहर सिंह को साथ लेकर उस मकान में गया है जिसमें कमेटी हो रही है। अगर आप 100 आदमी मेरे साथ दें तो मैं अभी वहां जाकर दुश्मनों को गिरफ्तार कर लूं। राजा, पागल भया है? रियाया के दिल में जो कुछ थोड़ा सा बहुत खौफ बना है वो भी जाता रहेगा। इसी समय शहर में बलवा हो जाएगा और फिर कुछ करते धरते नहीं बन पड़ेगा। पहले अपना पैर मजबूत कर लेना चाहिए। तुम तो चुपचाप बिना मुझसे कुछ कहे खड़ग सिंह के पीछे पीछे चले गए थे, मगर मैंने खुद शंभुदत्त को उसके पीछे भेजा है। देखें वे क्या खबर लाता है। वे आ ले तो कोई बात पक्की की जाए। अफसोस में धोखे में आ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही। स्वरूप सिंह के आधे घंटे बाद शंभुदत्त भी आ पहुंचा। वह भी बदहवास और परेशान था। राजा बोला कि क्या खबर है? शंभुदत्त बोला, खबर क्या, पूरी चालबाजी खेली गई है। खड़ग सिंह ने धोखा दिया है। वीर सिंह को तो अपने आदमियों के साथ अपने डेरे पर भेज दिया और आप सीधे उस मकान में पहुंचा जिसमें दुश्मनों की कमेटी हुई थी। नाहर सिंह रास्ते में मिला, उसे अपने साथ लेता गया। राजा, अरे खैर, इतना हाल तो हमें स्वरूप सिंह की जुबानी मालूम हो गया है। इससे ज्यादा तुम क्या खबर लाए वो बताओ। शंभू, अरे ये स्वरूप सिंह को कैसे मालूम हुआ? राजा, अरे स्वरूप सिंह खुद खड़ग सिंह के पीछे गया था जिसकी मुझे खबर नहीं थी। शंभू, अच्छा, तो मैं एक खबर और भी लाया हूं। राजा, वह क्या? शंभू, बच्चन सिंह गिरफ्तार हो गया और हरिहर सिंह के हाथ में भी हथकड़ी पकड़ पड़ गई है। राजा, क्या ऐसी बात है? शंभू, जी हां। राजा, इतनी बड़ी ढिठाई किसने की? शंभू, सिवाय खड़ग सिंह के इतनी बड़ी मजाल किसकी थी? राजा, अब वे दोनों कहाँ हैं? शंभू, खड़ग सिंह के लश्कर में गए। उनके आदमी भी साथ थे। लश्कर के पास तक मैं पीछे पीछे गया और फिर लौट आया। राजा, अब तो बात हद से ज्यादा हो गई। खैर, क्या हर्ज है, समझ लूंगा। उन कमबख्तों को मैं अब कब छोड़ने वाला हूं। अब तो खड़ग सिंह पर भी खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाने का मौका मिला है। अच्छा, सेनापति को बुलाओ, बहुत जल्द हाजिर करो उसे। शंभू, बहुत खूब। राजा, अरे नहीं नहीं नहीं, ठहरो, आने जाने में देरी होगी, मैं खुद चलता हूं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। शंभू, जो हुक्म। राजा ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, हरबे लगाए और चल खड़ा हुआ। दोनों मुसाहब उसके साथ हो गए। वह सदर ड्योढ़ी पर पहुंचा। 3 सवारों के घोड़े ले लिए और उन्हीं पर सवार होकर तीनों आदमी उस तरफ रवाना हुए जिधर राजा की फौज रहती थी।
घोड़े फेंकते हुए ये तीनों आदमी बहुत जल्द वहां पहुंचे और सेनापति के बंगले के पास आकर खड़े हो गए। सेनापति को राजा के आने की खबर की गई। वे बेमौके राजा के आने पर जो एक नई बात थी, ताज्जुब करके घबराया हुआ बाहर निकल आया और हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा और उसके मुसाहब घोड़े से नीचे उतरे और सेनापति के साथ बंगले के अंदर चले गए। वहां के पहरे वालों ने घोड़ा थाम लिया। घंटे भर तक ये लोग बंगले के अंदर रहे। ना मालूम क्या क्या बातें होती रही और किस किस तरह का बंदोबस्त इन लोगों ने विचारा। खैर, जो कुछ होगा मौके पर ही देखा जाएगा। घंटे भर बाद राजा बंगले के बाहर निकला और मुसाहबों के साथ अपने घर पहुंचा। सुबह की सफेदी आसमान पर फैल चुकी थी। वह रात भर का जागा हुआ था। आंखें भारी हो रही थी। पलंग पर जाते ही नींद जा गई और पहर दिन चढ़े तक सोया रहा। जब करण सिंह राठौर की आंख खुली तो वह बहुत उदास था। उसके जी की बेचैनी बढ़ती ही जाती थी। रात की बातें एक पल के लिए उसके दिल से दूर न होती थी। थोड़ी देर तक वह किसी सोच विचार में बैठा रहा। आखिर उठा और जरूरी कामों से छुट्टी पा स्नान भोजन करके दीवान खाने में जा बैठा। अपने मुसाहबों को, जो पूरे बेईमान और हरामजादे थे, तलब किया और जब वे लोग आ गए तो खड़क सिंह के नाम की एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह पूछा कि आपने आज दरबार करने के लिए कहा था, सो किस समय होगा। इस चिट्ठी का जवाब लाने के लिए स्वरूप सिंह को कहा और वे राजा से विदा हो खड़क सिंह की तरफ रवाना हुआ। इस समय खड़क सिंह अपने डेरे में बैठे यहाँ के बड़े बड़े रईसों और सरदारों से बातचीत कर रहे थे। जब दरबार ने हाजिर होकर अर्ज किया कि राजा का एक मुसाहब स्वरूप सिंह मिलने के लिए आया है, खड़क सिंह ने उसके हाजिर होने का हुक्म दिया। स्वरूप सिंह हाजिर हुआ तो रईसों और सरदारों को बैठे हुए देखकर कुढ़ गया, मगर लाचार था क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। राजा की चिट्ठी खड़क सिंह के हाथ में दी और उन्होंने पढ़कर यह जवाब लिखा, जहां तक मैं समझता हूं आज दरबार करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इस बात की खबर शहर में नहीं की गई। इससे मैं चाहता हूं कि दरबार का दिन कल मुकर्रर किया जाए और आज इस बात की पूरी मुनादी करा दी जाए। दरबार का समय रात को और स्थान आपका बड़ा बाग उचित होगा। दरबार में केवल यहाँ के रईस और सरदार लोग ही बुलाए जाए। खड़क सिंह चिट्ठी का जवाब लेकर स्वरूप सिंह राजा के पास हाजिर हुआ और जो कुछ वहां देखा था अर्ज करने के बाद खड़क सिंह की चिट्ठी राजा के हाथ में दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक राजा चुपचाप रहा और बोला, राजा, अब तो खड़क सिंह के हर एक काम में भेद मालूम होता है। दरबार का दिन कल मुकर्रर किया गया, ये तो मेरे लिए भी अच्छा है, मगर समय रात का और स्थान बाग, इसका क्या सबब है? स्वरूप, किसी के दिल का हाल कैसे मालूम हो, मगर ये तो साफ जानता हूं कि उसकी नीयत खराब है। जरूर वह भी अपने लिए कोई बंदोबस्त करना चाहता है। राजा, खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मुनादी के लिए हुक्म दे दो। हम भी अपने को बहादुर लगाते हैं, एकाएक ही डराने वाले नहीं। हाँ, इतना होगा कि बाग में हमारी फौज नहीं जा सकेगी, खैर बाहर ही रहेगी। स्वरूप, उसने वहां एक सिंहासन भेजने के वास्ते भी कहा है, शायद पदवी देने के बाद आप उस पर बैठाए जाएंगे। राजा, हाँ, उन सब चीज़ों का जानना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बात का निश्चय कोई भी नहीं कर सकता कि कल क्या होगा और उसकी तरफ से क्या क्या रंग रचे जाएंगे। मगर इतना खूब समझे रखना कि करण सिंह उन शैतानों से नावाकिफ नहीं है और ऐसा कमजोर, भोला या बुज़दिल भी नहीं है कि जिसका जी चाहे एकाएक धोखा दे जाए या खम को ठोक कर मुकाबला करके अपना काम निकाल ले।